हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। तो सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज गोविंद पांडे की पुस्तक का हिंदी साहित्य का विकास हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे वाले पॉइंटों को देखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। दक्षिण हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट में बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट हमें करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल है। इन्होंने माना है कि जो दक्षिणी हिंदी है वो 3 भाषाओं से मिलकर बनी है, जिसमें हरियाणवी और खड़ी बोली, पंजाबी 3 भाषाओं का मेल। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं है। और एक और भाषा इन्होंने जोड़ी है जिसका नाम जो है ब्रज भाषा। ये कहते हैं कि ब्रज भाषा भी इसके प्रभाव से नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फ़ारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हैं। यानी कि जो दक्षिणी हिंदी है उसमें बहुत सारी बोलियों, भाषाओं का मेल हुआ है। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में इन्होंने उसी भाषा से, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। ठीक है, साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने इसको कभी हिंदी और कभी जवानी हिंदुस्तान कहा और कभी हिंदुस्तान कहा और कभी दक्षिण हिंदी कहकर पुकारा है। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं इन भाषाओं के मेल से, कभी हिंदी बोला इसको, कभी जवानी हिंदुस्तान बोला और कभी बोला दक्षिणी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। दक्षिणी हिंदी के प्रथम जो गद्य लेखक हैं वो हैं ख्वाजा बंदा नवाज। समय काल है इनका 1318 से 1422 ईस्वी माना गया है। बंदा नवाज सेधु राज की प्रसिद्ध रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेधु राज की प्रसिद्ध जो रचना है वो है मेरा जुल्म। दूसरा है आशिकीन, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। जो ये दोनों हैं रचना, मेरा जुल्म और आशिकीन, ये दक्षिणी गद्य की प्रथम जो रचना है मानी जाती हैं। इसके अलावा भी और इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रचना है वो है, आप देखेंगे, वो है शिकारनामा और तितलातुल वजूद। इसके बाद है हिदायतनामा और रिशाला सहवारा, 12 मास। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, आप लोग याद रख लेंगे इनको। बंदा नवाज की कोई ना कोई रचनाएं एक आई ही जाती है, क्योंकि ये दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने गए हैं बंदा नवाज। ठीक है, वैसे तो और भी हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यही है, बंदा नवाज। इसके बाद आता है मीरा जुल आस्कीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ठीक है, जो इनकी रचना है मेरा जुल आस्कीन, उसमें सूफी धर्म से रिलेटेड जो उपदेश हैं वो दिए हैं। तो दूसरा इनका पॉइंट है वो है कुतुब मुस्तरी, मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। ये भी बहुत आती है कुतुब मुस्तरी, मुल्ला बजही की। इसके बाद है मुल्ला बजही का समय काल है 1635 ईस्वी से सबरस नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, मुल्ला बजही ने जो मुल्ला बजही की रचना है वो सबरस है और है कुतुब मुस्तरी, 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं। सबरस में उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। दूसरा है सबरस में तसव्वुफ़ के सिद्धांत को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद है दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। ये आप देख सकते हैं दक्षिणी हिंदी के ये प्रमुख लेखक हैं जो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दर्शाते हैं। तो इसके साथ इनकी रचना लिखी है, बृहद काव्य रचना है जो मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा लिखी गई है। हुसैन अली खान ने 1838 ईस्वी में चादर भेज या फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया है। ठीक है, चादर भेज का एक रचना है चादर भेज, उसका फ़ारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया है हुसैन अली खान ने। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा, चादर भेज का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्र के लिए किया है। ऐसा माना जाता है कि इनके पुत्र के लिए इन्होंने इसका जो अनुवाद है किया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का जो आरंभ है किस रचना से माना है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग कवि के द्वारा लिखित है उससे माना है। ठीक है, दूसरा है गुरुमुखी लिपि में लिखी खड़ी बोली गद्य की रचना सीडी
हिम रेवानु, हरीजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। ठीक है, ये दुर्मुखी के जो गुरुमुखी लिपि है उसके प्रमुख लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है सीडी हिम रेवानु सचुसंड पोथी लिखकर गुरवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़े से खास नहीं है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, यहाँ से देख लेते हैं दौलत राम से। संवत 1818 में 1761 ईस्वी में दौलत राम ने हरसेड़ाचार्य, ठीक है, हरसेड़ाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम 1798 यानी कि 1741 ईस्वी में रचित 1741 में जो रचना लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको मानते हैं, जिसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ, को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानते हैं, जिसके रचयिता है राम प्रसाद निरंजनी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा योग वशिष्ठ की जो भाषा है वो पंजाबी ब्रजभाषा और खड़ी बोली मिश्रित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख 4 उन्नायक, वो है मुंशी सदासुखलाल। खड़ी बोली में इन्होंने सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं, जिनमें से हैं एक मुंशी सदासुखलाल, दूसरे हैं सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और हैं सदन मिश्र। ये 4 हिंदी गद्य खड़ी बोली के महाचार उन्नायक माने जाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है मुंशी सदासुखलाल निजात और ईसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। बहुत आता है कि कौन पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, तो ईसा अल्लाह खां और हैं सदासुखलाल, ये दोनों ही पोर्ट विलियम कॉलेज से इनका कोई संबंध नहीं है। और दूसरा पॉइंट है लल्लू लाल और सदन मिश्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें लल्लू लाल, एक ये भी है। हाँ, सदासुखलाल ने लिखा है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। ये पॉइंट आप चाहें तो अपने पंक्तियाँ नोट कर सकते हैं। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है, ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं, वो है सदासुखलाल की। इसके बाद आता है लल्लू लाल और सदन मिश्र, दोनों ही पोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, मुंशी सदासुखलाल निजात की प्रमुख रचना सुख सागर और मुथुक बुक्ता बरीख। ठीक है, ये 2 रचनाएं हैं, मुथुक बुक्ता बरीख और दूसरी है सुख सागर। ठीक है, इसके बाद है ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य लिखी है। कभी कभार आता है कि कौन सी रचना पहली है खड़ी बोली की, तो इन चारों में से एक रचनाएं आती हैं, इन चारों की जो रचनाएं हैं, तो आप इसका समयकाल भी याद रखेंगे। और ईसा अल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है वो 1798 से लेकर के 1803 के समयकाल में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित नाम से भी जानी जाती है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमयी प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ है। ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा गीत को घोषणा निम्न शब्दों में की है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ईसा अल्लाह खान ने जो अपनी रचना लिखी है रानी केतकी की कहानी, वो उन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से इसकी घोषणा की है। प्रमुख शब्द हैं, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल न पुट है। ये इन्होंने इस रचना के लिए कहा है कि हिंदी यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट है और किसी अन्य भाषा का पुट नहीं है। ठीक है, शैली की पुष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। अच्छा, और ईसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत और किस्सोगोई शैली में मुहावरेदार लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद है रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ठीक है, इसके बाद ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली है। ये भी माना जाता है कि ईसा अल्लाह खां, प्रश्न बनता है ईसा अल्लाह खां ने कौन कौन से शब्दों से
मुक्त अपनी भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली है। तो इसमें है एक तुर्की, फारसी और अरबी, ठीक है। इसके बाद गवारू ब्रज भाषा अवधी, और दूसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। इन जो ये 3 जो शब्द हैं, 3 प्रकार की जो भाषा है, इनसे इन्होंने अपनी भाषा को मुक्त रखने का प्रतिज्ञा ली है, ठीक है। इनकी भाषा जो है उनकी भाषा में ये शब्द नहीं मिलेंगे, अरबी, फारसी, तुर्की शब्द नहीं मिलेंगे, गवारू नहीं मिलेंगे, ब्रज भाषा और अवधी के शब्द कम हैं। दूसरा है भाखापन और संस्कृत, यानी कि पुरानी जो ब्रज भाषा, अपभ्रंश भाषा और संस्कृत के शब्द नहीं मिलेंगे। लल्लू लाल आते हैं इसके बाद। लल्लू लाल कहते हैं, लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि लल्लू लाल ने अपने साहित्य जीवन में काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें 11 पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है। देखते हैं, सिंहासन बत्तीसी 1801 में, बेताल पचीसी 1801 में, शकुंतला नाटक 1810 में, और माधो नल 1801 में है, राजनीति 1802 में है, प्रेम सागर 1810 में है, और लयाकत ई हिंदी 1810 में है, ब्रज भाषा व्याकरण 1811 में है, भाषा विलास 1815 में है, माधव विलास 1817 में है, लालचंद्र का इनकी लास्ट रचना है जो 1818 में है, ठीक है। तो आज इतना ही। इसके बाद जो लल्लू लाल से रिलेटेड पॉइंट हैं उनको हम देखेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और अपने चैनल का लाभ ज़रूर उठाइए। थैंक यू।